100% यूनिवर्स है, उसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ 5% ऑफ यूनिवर्स वी नो क्या चीज़ों से बना है। 95% ऑफ द यूनिवर्स इज अननोन। पता ही नहीं है क्या है 95% मास में। तो स्टार्स और प्लैनेट्स और जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो सारा उस 5% में आ गया टोटल यूनिवर्स के। तो ये तो अभी तक अननोन है, ये क्या है ये नहीं पता। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बोलते हैं इसको, अभी तक मिला ही नहीं है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं फिज़िक्स में अभी तक एक्सप्लोर करना बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं पता। वी डोंट नो आंसर ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। वाई का तो आंसर बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे वाई वाले तो कितने क्वेश्चन हैं, ऐसा होता है ठीक है, वाई वी डोंट नो, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, ये देखते हैं। सपोज वी हैव चार्जेस, एक प्लस क्यू ले लो, Q1 ले लो, है ना। दिस इज माई फर्स्ट चार्ज, और यहाँ पर एक और चार्ज आ गया विच इज़ -Q2। तो ये नेगेटिव है, ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये इसको प्यार करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, है ना। तो Q1 और Q2 में क्या है, अभी प्यार है दोनों में। अब एक और चार्ज आ गया Q3, ये भी माइनस है, तो Q3 और Q1 में भी क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा दोनों में वापस से। तो ये इधर फोर्स लगाएगा ऐसा। लेट अस से ये F12 लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ये 1 और 3 के बीच में। जब ये आया तो इनका ये फोर्स आया, इनके अट्रैक्टिव फोर्स से इस अट्रैक्टिव फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके रहने या ना रहने से इन दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला पॉइंट, ठीक है। सो द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। 3 ही नहीं, 4, 5, 6 भी हो सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, इस पे टोटल फोर्स क्या हो गया, ये बढ़ गया, दोनों का वेक्टर सम, ये वेक्टर्स है। सो नेट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। जितने भी फोर्सेस होंगे, हर एक चार्ज इंडिविजुअली जो फोर्स लगाएगा उसका वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी नेट फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते बुक में क्या दिया है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट द व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरैक्टिंग, इंटरैक्टिंग का मतलब क्या होता है। नहीं, मीटिंग नहीं होता है। इंटरैक्टिंग का मतलब मीटिंग नहीं होता है। तो क्या होता है, गप्पा मारना, चार्जेस गप्पे मारते हैं क्या, नहीं, चाय पीते हैं साथ में, नहीं, तो फिर क्या करते हैं। इंटरैक्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, टू एक्सर्ट फोर्स। फिजिक्स में इंटरैक्शन का मतलब होता है फोर्स एक्सर्ट करना एक दूसरे पे। तो ये चार्जेस एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इसने इस पे फोर्स लगाया ऐसा, तो बदले में ये भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है, इधर हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में, है ना। तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरैक्शन। और नेचर में 4 इंटरैक्शन है, उसमें से एक हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन है ये। इससे पहले जो पढ़ा ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन था, है ना। न्यूक्लियर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया है, वापस से पढ़ते हैं बुक में। बुक का स्टेटमेंट देखो क्या है, पेज नंबर 193। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग मतलब वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, द रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज is given by the vector sum of forces exerted by individual charges, forces exerted by individual charges। ये इंडिविजुअल चार्जेस का मतलब ही ये होता है कि इसका फोर्स जो होगा फिर इसका जो फोर्स होगा उन सबको ऐड कर दो, और इसके फोर्स को इसके फोर्स से कोई लेना देना नहीं। उसी स्टेटमेंट में ये वाला पार्ट भी आ गया कि इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये हो ना हो, ये वाला फोर्स उतना ही रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दीज चार्जेस ओनली। बाकी चार्जेस है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है। मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया है इसका, हमें पता है ये फोर्स का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2
अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, है ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं वेक्टर में। ये देख लो, इस पे अब हमारा ये एक प्लस एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन ये डिस्टेंस 1 और 2 का डिस्टेंस R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अगर इस पे निकाल रहे हैं तो इस तरफ है 1 से 2, इसलिए R12 लिखा। ये वाला भी 1 से 2 1 से 3 है, तो ये R13 लिखेंगे। एक आधा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए Q4, तो इसका जब लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, R14 नहीं लिखेंगे, 41 लिखेंगे। तो ये इसका फोर्स कैसा होगा, देखो इसका फोर्स ऐसा होगा 4 से 1 की तरफ, तो R41 लिखेंगे वहाँ पर यूनिट वेक्टर के जगह। तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाए, लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 4πε0 Q1 Q3, है ना, 1 और 3 के बीच में, अपॉन R13 जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इंटू R13 का कैप, है ना। जहाँ पर उल्टा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर वो हम लोग माइनस भी दे सकते हैं वैसे। अब देखो यहाँ पर हमने इसको प्लस लिया इन दोनों को, तो इसको माइनस ले लेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। सो ऑन प्लस डॉट डॉट डॉट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। बाकी चार्जेस की वजह से किसी भी एक चार्ज पे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। अगर ऐसे 100 चार्जेस होंगे तो हमें ऐसे 100 बार एडिशन करना पड़ेगा, है ना। इन रियल केसेस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस। रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चार्जेस वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, और इसलिए अगर उनके हर एक का फोर्स निकालना है तो हमें ऐसे 1000 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ ऑब्वियसली लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो देयर आर अदर टेक्निक्स। जब बहुत ज़्यादा चार्जेस है देयर आर अदर मैथमेटिकल टेक्निक्स जिससे हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे 11th और 12th की बात। 11th में ज़्यादा नहीं है, 12th में पढ़ेंगे। व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा। गलत नहीं है, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन 1000 टाइम्स, एंड ऑब्वियस बात है 1000 टाइम्स कैलकुलेशन करेंगे तो ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना। सो देयर शुड बी सम बेटर मेथड। तो बेटर मेथड्स है, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जब थोड़े बहुत चार्जेस है तो उनका निकाल सकते हैं नेट फोर्स, और कुछ सिमेट्रिक केसेस में नेट फोर्स निकालना आसान होता है, वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस भी होंगे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज कूलम्ब्स लॉ इज़ नॉट वेरी गुड टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, बिकॉज ये एग्जैक्ट फॉर्मूला तो है, इससे एग्जैक्ट वैल्यू भी आती है, बट यू हैव टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन। 2 चार्जेस 3 चार्जेस के लिए हम लोग करेंगे। एक एग्जाम्पल है अपने टेक्स्ट बुक में, इट इज़ फॉर 3 चार्जेस ओनली। 3 चार्जेस का फोर्स निकालेंगे, मतलब 2 का 1 पे फोर्स निकालेंगे, एंड यू विल सी कि कितना लंबा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ओनली फॉर 3 चार्जेस। एंड इफ़ यू हैव सच हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस तो आपका तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगा वो क्वेश्चन करते 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 करते, है ना। सो ऑब्वियसली द मेथड शुड बी डिफरेंट फॉर सच केसेस, ठीक है। सो फॉर फ्यू चार्जेस वी विल डू द कैलकुलेशन। हम अभी क्या करते हैं, 3 चार्जेस वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अपने टेक्स्ट बुक में है। विल टेक दैट एग्जाम्पल नंबर 10.4, क्वेश्चन नंबर 10.4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, 3 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ABC रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। तो फिगर अभी अपने नोटबुक में बना दो, मैं भी बना रहा हूँ बोर्ड पे। अपने नोटबुक में एक फिगर बनाओ, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर डालो, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन है बुक में। देयर आर 3 चार्जेस ABC, A, B एंड C, ठीक है। A पे 2 माइक्रोकूलम दिया है, B पे 3 है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 3 माइक्रोकूलम है, और ये वाला 4 माइक्रोकूलम है। इतना दिया है हमें। दिस एंगल इज थीटा, जो दिया नहीं है बट निकाल सकते हैं। दिस एंगल इज 90। और क्या बोला है, डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस। इस पे हमें फोर्स फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज। ए पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है अपने को, और उन लोगों ने AB और BC की वैल्यू दी है। AB इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड BC इज 3 सेंटीमीटर। इतना दिया है डेटा, और एडिशनल डेटा दिया है उन लोगों ने क्वेश्चन में, ठीक है। डायग्राम में नहीं है, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। मेरे बुक में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हमें उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है।
फोर्स में क्या निकलना है, मैग्नीट्यूड भी निकलना है और डायरेक्शन भी निकलना है। फर्स्ट वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड, देन वी विल गो टू द डायरेक्शन, ठीक है। इसमें 2 से 3 अलग अलग मेथड है, मैं बुक वाली मेथड पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा तरीका क्या है, यू हैव टू टेक सुटेबल ओरिजिन, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम लोग बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अपना बुक में टेक्निक दिया है उस टेक्निक से करेंगे, बट अगेन इट्स अ लॉन्ग मेथड और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लंबी मेथड है। आसान मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। मैं बुक वाली पढ़ा रहा हूँ जो कि थोड़ी सी बोर मेथड है, लंबी सी है। लेट सॉल्व दिस, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें फोर्सेस कितने हैं वो देखने हैं। इस ए पे हमें फोर्स निकालना है, ए पे बी का फोर्स आएगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस से फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर, टूवर्ड्स लेफ्ट। ए पे सी का फोर्स किधर होगा, इस लाइन में, दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव ऐसा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। फोर्सेस को नाम दे देते हैं, इसको F1 बोल लेते हैं, इसको F2 बोल लेते हैं। अपने मन पे किसको कुछ नंबर देना है, नंबर दे दिया मैंने, एक को F1 एक को F2 बोल दिया। दोनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकालना है सो मुझे वेक्टर मेथड आता है। अगर मेरे पास एक फोर्स ऐसा है, दूसरा फोर्स ऐसा है, तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स विल बी गिवन बाय, अगर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड R है तो हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लेट अस से दिस इज P, दिस इज Q, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड Q वेक्टर। तो अगर मेरे पास F1 और F2 की वैल्यू है जो कि P और Q है हमारा, और वो थीटा में निकाल लूँ किसी तरीके से, तो मेरा ये रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। करके देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले पी क्यू मतलब कि F1 F2 की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। सो यहाँ से लिखना चालू करता हूँ मैं इस तरफ से, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। सो लेट अस फाइंड F1। F1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4πε0 तो है ही। Q1 कितना है, तो Q1 F1 मतलब ये दोनों का फोर्स A और B का। सो Q1 है मेरा 2 × 10⁻³ सही है, -6 माइक्रो कूलम मतलब -6 10⁻⁶। ओके, ये हो गया Q1। Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁶। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁶। Q1 Q2 F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 4 10⁻² क्यों आया, सेंटीमीटर है, मीटर में क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा और उसका स्क्वायर। ये आ गया मेरा फोर्स। गिवन लिखना है तो क्या लिख सकते हो, दिस इज Q1 दिस इज Q2, इसको Q3 लिखना है Q3 लिख लो, ठीक है। 2 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶। डिस्टेंस 4 × 10⁻² मीटर, 3 × 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर का मीटर में करना है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिख रहा है F1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ अप्रोक्सीमेट। ये मैंने बताया था आपको फ्री स्पेस के अंदर, और हमें बोला नहीं एक ही किसी मीडियम में, तो फ्री स्पेस के अंदर यही वैल्यू है। 2 3 × 6 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 कितना, 0 नहीं 10⁻⁻12 ऐड होता है पावर, 6 और 6 12, ये 2 2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁻⁴ कितना -4, ये -12 + 4 कितना हो जाएगा, -8 और 9 - 8 कितना 1 10⁻⁴। 9 6 × 54 डिवाइड बाई 16 × 10 है, मतलब ये कितना हो गया 540 डिवाइड बाई 16। ये डिवीजन कर लो, आंसर आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है। मैं एज इट इज़ रखता हूँ, ये डिवीजन आप कर लोगे, आंसर आ जाएगा कुछ तो समथिंग पॉइंट समथिंग डिवीजन करके। दिस इज F1 निकल गया अपना। हमें वापस से क्या निकालना है, F2 भी निकालना है सेम मेथड से। F2 क्या आ जाएगा अभी फटाफट से बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2। F2 के लिए ये वाला दोनों फोर्सेस आ जाएंगे, ये दोनों चार्जेस आ जाएंगे। 2 × 10⁻⁻6 4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस, ये वाला कितना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। समझा क्या,
5 सेंटीमीटर कैसा है पाइथागोरस थ्योरम से, सो 5 10⁻² का स्क्वायर, सो दिस विल बी 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू इस वाले की, 2 4 ज़ा 8 10⁻12 5 5 ज़ा 25 है ना, 5 का स्क्वायर 10⁻⁴, वापस से वही आ गया 10⁻12 और +4 -8, 9 - 8 कितना 1, मतलब 10⁻1 इज 10, सो 9 × 8 × 10 कितना हो गया 720, ठीक है। इसको भी पॉइंट में कर लो डिवीजन करके, सो दिस विल बी समथिंग न्यूटन, वो कर लेना खुद से। हमारे पास F1 F2 आ गया, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, हमें तो नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं, सिंस द वेक्टर्स आर एट सम एंगल, सो इसमें हम लोग वेक्टर लॉ लगेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। सो उसके लिए हमें थीटा चाहिए, वी वांट थीटा। फॉर्मूला क्या है पहले ये याद कर लो, रिजल्टेंट फोर्स या फिर F नेट फोर्स ऑन ए इज √of F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, ये याद है क्या फॉर्मूला, पैरेललोग्राम लो, ये मेरा F1 ये मेरा F2, तो पैरेललोग्राम लो से नेट फोर्स आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड आएगी, डायरेक्शन नहीं। कितना आएगा कैसे निकालेंगे, F1 F2 तो ठीक है हमारे पास ये वैल्यूज है, यहाँ से आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा इस ट्राइंगल में से। सो कॉस थीटा इक्वल टू ट्राइंगल में देख के बताओ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस 4/5। ये अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज स्पेशल ट्राइंगल, 3 4 5 वाला ट्राइंगल है। 3 4 5 वाले ट्राइंगल में थोड़ा सा आपको एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ। अगर 3 है तो 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है, 4 के सामने वाला एंगल होता है 53, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। बट इस एग्जाम्पल में ज़रूरत नहीं है, अपने को cos थीटा डायरेक्ट निकलते आ रहा है, 4/5 आ गया, 4/5 आ गया, इधर डाल देते हैं √of इसकी वैल्यू, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको, एंड यू हैव टू पुट दिस 4/5, कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी नेट फोर्स। कैलकुलेशन टफ है इसमें, क्योंकि दिख रहा है ये वैल्यूज़ जो है ये थोड़ी गंदी है, तो इनके स्क्वायर करके ऐड करके इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट यू हैव टू डू दोज कैलकुलेशन। नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो उसके लिए याद करो एक और फॉर्मूला था पैरेललोग्राम लॉ में, याद करो क्या फॉर्मूला पढ़ा था, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा यहाँ लगेगा, b ये a ये, तो उससे आपका डायरेक्शन आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। सो वो किसके साथ एंगल आएगा, इस F1 के साथ कितने एंगल पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो आएगा, ठीक है। तो वैसे करके आप उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 + F2 cos थीटा। मैं सिर्फ फॉर्मूला वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, सही किया है क्या अपन ने, इन लोग ने तो बुक में दिया नहीं है, यहाँ से निकाल लेते हैं डायग्राम से। ये मेरा F2, ये मेरा F1, ये रिजल्टेंट फोर्स ऐसा, ये F1, ये मेरा R, सो ये हो जाएगा थीटा, सो दिस विल बी F2, ये थीटा, दिस विल बी F2 sin थीटा अपोजिट, और ये F2 cos थीटा, सही है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा, tan ऑफ अल्फा इज दिस एंगल, दिस विल बी दिस डिवाइड बाय दिस, सो F2 sin थीटा अपॉन F1 + F2 cos थीटा, ऐसा। तो ये फॉर्मूला अगर भूल भी गया तो ऐसे डायग्राम से याद कर सकते हो, मैंने लर्न नहीं किया, मैं डायग्राम से निकाल लेता हूँ फॉर्मूला, 2 मिनट भी नहीं लगता। सो ये हो गया अपना tan अल्फा का फॉर्मूला, वैल्यूज़ डालोगे F1 और, अच्छा उस फॉर्मूला में sin थीटा भी चाहिए, sin थीटा किधर से आएगा, कितना दिख रहा है अपने को, फॉर्मूला में डाल दो, F1 F2 की वैल्यू इधर है, वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेशन करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा है। अब सोचो 2 फोर्सेस है, 3 चार्जेस के 2 फोर्सेस आ रहे हैं सिर्फ, और इतना कैलकुलेशन है ना। अब सोचो रियल केसेस में क्या होता होगा, रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे, फॉर एग्जांपल किसी एटम के अंदर फोर्स निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, सोडियम एटम लेते हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11,
11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे बाकी 10 का अगर फोर्स निकालना यूजिंग दिस फार्मूला, तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हर एक का लोकेशन तो पता होना चाहिए। लेटेस्ट से वो भी पता है हमको कि हर एक का लोकेशन पता है, तो भी आपको वो हर एक के मतलब पहले चार्ज के 10 चार्जेस के साथ 10 फोर्सेज आ जाएंगे, और फिर उनका वेक्टर एडिशन करना है, ऐसे 10 बार ये प्रोसेस रिपीट करना है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर सच स्मॉल न्यूक्लियस, है ना। सिर्फ 10-12 इलेक्ट्रॉन है तो भी हम लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसा कैलकुलेशन है। तो सोचो रियल वर्ल्ड में तो जब हम ये इसको रब करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस गेट सेपरेटेड। सो दिस मेथड इज़ नॉट वेरी यूजफुल इन ऑल केसेस, है ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी टेक्निक है जिससे ये कैलकुलेशन ना करना पड़े और कुछ आसानी से हमारे पास फोर्स की वैल्यूज़ आ जाए जब बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे मैंने ये रॉड है, इसको पूरा पूरा चार्ज कर दिया, तो इसके बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कितना है किसी चार्ज पे, वो अगर इस मेथड से निकालेंगे तो हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कैलकुलेट करते 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 हर एक चार्ज ढूंढो, उसका लोकेशन ढूंढो, उसका फोर्स निकालो, एंगल निकालो, कंपोनेंट निकालो, करते बैठो। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट मेथड, है ना, इन रियल लाइफ केसेस। सो वहाँ पर कुछ टेक्निक्स है, गॉस थ्योरम आता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, शायद से 12th में है, देखते हैं कहाँ पर होगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो, ये कैलकुलेशंस आप खुद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है ना। लेकिन हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन इस लेवल पे नहीं कर सकते, 11th लेवल पे। लेकिन फील्ड जो है इट इज़ समथिंग लाइक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। अब फील्ड क्या है? बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन है इसका। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। ये देखो, ये एक चार्ज है, लेट अस एक बड़ा चार्ज बनाते हैं हम देखने के लिए। ये एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो ठीक है। और इस बड़े पॉजिटिव चार्ज के आसपास कहीं पे भी मैं एक छोटा पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, लेट अस से क्यू नॉट बोलेंगे हम इसको। लेट अस कॉल दिस चार्ज एज टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी? लेट अस कॉल दिस एज टेस्ट चार्ज। टेस्ट का मतलब क्या होता है? ये कुछ तो चेक करने वाला है, ठीक है। सपोज मैंने इस चार्ज के आसपास यहाँ पर ये चार्ज रख दिया, व्हाट विल हैपन? दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। किस तरफ? रिपल्सिव फोर्स, इस तरफ। तो ये इस तरफ मूव करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। सपोज इफ आई पुट दिस चार्ज हियर, अब क्या होगा? ऐसा जाएगा। So in all cases, if I put this charge anywhere surrounding this main charge, let us call this charge as source charge. इसको बोलते हैं हम लोग source charge. Let us call that this is source charge. और इसके आसपास हमने ये test charge कहीं पे भी रख दिया, that charge experiences force. मतलब यहाँ पर कुछ तो है, उसकी वजह से ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर हमें ये नहीं भी पता, और सपोज ये नहीं पता, लेट अस से ये हमको पता ही नहीं है ये क्या है, यहाँ पर कुछ है या नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग। एंड लेट अस से इफ आई पुट दिस प्लस क्यू नॉट ऑन दिस बोर्ड, मैंने ये इसको यहाँ रख दिया, प्लस क्यू नॉट कहीं से उठा के लेके आया मैंने, चार्ज यहाँ रख दिया, एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स। इसका मतलब यहाँ कुछ तो है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, और वो कुछ तो जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज़ है जो किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाती है किसी भी पॉइंट पे। अगर मैंने यहाँ स्पेस में एक चार्ज रख दिया और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमेशा जो चार्जेस होते हैं वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी दोज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, आँखों से दिखती नहीं है। दिखती तो हमें पता चलता भाई यहाँ पर फील्ड है, ये हम लोग देख नहीं सकते। जैसे हवा को देख नहीं सकते वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आंखों से देख नहीं सकते, बट वो होती है, उसको फील किया जा सकता है यूजिंग सम टेस्ट चार्ज, है ना। तो ऑब्वियस बात है, जो चीज़ को देख नहीं सकते लेकिन उसका स्टडी करना है, तो वी ड्रॉ डायग्राम। दिस डायग्राम इज कॉल्ड, इस ये जो है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ये जो लाइन्स बनाई है मैंने, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स।
थोड़ा इससे रिलेटेड चीज़ बताता हूँ आपको। आपने मैग्नेट का एक एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में। एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर बार मैग्नेट रखा और आजू बाजू हमने वो आयन के पाउडर डाल दी, आयन फाइलिंग्स डाल दी और टैप किया। क्या होता है? ऐसा डिज़ाइन पैटर्न बनता है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ तो पैटर्न बनता है बार मैग्नेट का। हाँ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, याद आया? तो वो होती है, दिखती नहीं है। उसको देखने के लिए हम लोग आयन पाउडर डालते हैं। यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। आयन पाउडर डाल के टाइप किया तो क्या हो गया? ऐसा पैटर्न बन गया। ये पैटर्न बता रहा है कि वहाँ पर कुछ लाइंस है, वहाँ पर फील्ड है। ये कौन सी फील्ड है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम लोग आयन फाइलिंग से देख सकते हैं, आयन फाइलिंग्स रखने पे। बट रियलिटी में फील्ड थी, आयन फाइलिंग नहीं भी रखा तो फील्ड थी, दिखती नहीं है। जैसे यहाँ पर चार्जेस के आसपास फील्ड होती है, वी कैनॉट सी दोज फील्ड बट दे आर प्रेजेंट। और उसको दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाते थे। यहाँ पर हम लोग कौन सी लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएंगे? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाएंगे। मैं इसको इलेक्ट्रिक लाइन्स बोलूँगा, या फिर इसको हम लोग फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड फील्ड लाइन्स, जनरल वर्ड है फील्ड लाइन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये कुछ खास बात है जिससे हम लोग फील्ड को दिखाते हैं, है ना। सो दिस इज एक्चुअली ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ फील्ड। हमारा इंटरप्रिटेशन है कि फील्ड ऐसी होती है, या फिर हम उसको ऐसे दिखाते हैं। रियलिटी में ऐसे कोई लाइंस जाते नहीं है, आपको पता है। मैग्नेट के आसपास भी आपको कोई लाइन दिखते नहीं है। हम उसको देखने के लिए हम कुछ, जैसे यहाँ पर आयन फाइलिंग डाल दिए, यहाँ चार्जेस रख दिए, तो उससे हम देख पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं कि वो फील्ड कैसी होगी। बट इन रियलिटी वी कैन नॉट सी द फील्ड्स, बट दे आर प्रेजेंट, है ना। सो एनी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, एंड इफ दैट चार्ज इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन सी फील्ड बना रहा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमारे लेसन का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। हमारा चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है पूरे लेसन में, तो ये अपने आसपास स्टैटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। मूविंग चार्जेस अलग फील्ड बनाते हैं, वो हम लोग एडवांस फिजिक्स में पढ़ते हैं, भी नहीं पढ़ेंगे। तो दिस चार्ज इज एट रेस्ट, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड इट, एंड दैट्स वाई इट इज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। और यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रखूँ तो मैं उस फील्ड को चेक कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ कि है या नहीं। अगर टेस्ट चार्ज नहीं रखूँ तो क्या यहाँ पर फील्ड है या नहीं? फील्ड तो है ना। टेस्ट चार्ज हो या ना हो, फील्ड तो है। बस उसको देखने के लिए या उसको फील करने के लिए वी हैव टू पुट द टेस्ट चार्ज। जैसे मैग्नेट के आसपास आयन फाइलिंग डालना पड़ता है तब दिखती है, या हम उसको टेस्ट कर पाते कि है फील्ड। अगर आयन फाइलिंग नहीं डालेंगे फिर भी फील्ड तो है। फील्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दैट मैग्नेट और अराउंड दिस चार्ज। फील्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट, सिंस देयर इज चार्ज देयर विल बी फील्ड। चार्ज के सराउंडिंग ऐसा एरिया होता है, ऐसा रीजन होता है, द रीजन अराउंड सम चार्ज वेयर अनदर चार्ज विच इज टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस सम फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उस फील्ड की खास बात देखो क्या है, मैं आपको यहीं से आपसे ही पूछ लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा पोजीशन 1 पे, और इसी लाइन में टेस्ट चार्ज मैंने पोजीशन 2 पे रख दिया। जब मैं पोजीशन 1 पे रखूँगा तब इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा या 2 पे ज़्यादा लगेगा? क्यों ज़्यादा लगेगा 1 पे फोर्स? क्लोजर होगा तो फोर्स ज़्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। मतलब यहाँ पर कम फोर्स लगा रही है फील्ड। नाउ फॉरगेट अबाउट द चार्ज, नाउ थिंक अबाउट द फील्ड। फील्ड इज इंटरेक्टिंग विद दिस चार्ज, फील्ड इज एक्सर्टिंग फोर्स। तो इस पॉइंट पे फील्ड कम फोर्स लगा रही है, सॉरी ज़्यादा लगा रही है, यहाँ कम लगा रही है, और दूर जाएंगे तो फील्ड और कम फोर्स लगाएगी। तो फील्ड वहाँ पर फोर्स लगा रही है, इट मीन्स फील्ड हैज़ सम स्ट्रेंथ। यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पर वीक फील्ड है, और दूर जाएंगे तो और वीक। मैग्नेट याद करो, बार मैग्नेट के जो पोल पीसेस होते हैं नॉर्थ और साउथ, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, और जहाँ हम साइड में निकल जाएंगे तो फील्ड वीक होती है, वहाँ पर आयन फाइलिंग की डेंसिटी कम होती है। ये यहाँ पर भी वैसे ही कुछ है। तो फील्ड हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके लिए दूसरा भी वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन चार्ज, वही सेम फॉर्मूला। सो बेसिकली ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है दिस इज फॉर फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ के लिए मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। दिस इज बाय डेफिनेशन
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखा और फील्ड कुछ तो बन रही है, अगर मैं 10 कूलम का चार्ज रख दूँ तो फील्ड बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इस पर ज़्यादा फोर्स लगने वाला है, मतलब फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। लेट अस फॉरगेट दिस सेकंड पोजीशन। यहाँ पर चार्ज है, पहले केस में मैंने सोर्स चार्ज 1 कूलम का रखा, उसने कुछ तो फोर्स लगाया। दूसरे केस में मैंने 10 कूलम कर दिया, दूसरे केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगी। तो फील्ड डिपेंड्स ऑन दिस सोर्स चार्ज, सो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? तो सोर्स चार्ज पे, वो निकल के आएगा इससे फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसे आता है। ये अपने सिलेबस में नहीं है अभी, मतलब कट हो चुका है रिड्यूस सिलेबस में, बट हम लोग पढ़ेंगे कि ये फील्ड का स्ट्रेंथ पॉइंट चार्ज के लिए कितना है। सो लेट अस टेक अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बड़ा क्यू भी ले सकते हैं, और दूसरा जो चार्ज है हमारा वो क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज की कुछ खास बात, टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ खास बात कर लेते हैं। नंबर 1, इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन जनरल वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। सर यूनिट पॉजिटिव मतलब? यूनिट मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 यूनिट, 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम, ऐसा कुछ तो, और पॉजिटिव होना चाहिए टेस्ट चार्ज। दूसरा, इट इज़ वेरी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड। मतलब क्योंकि ये चार्ज है, ये अपना फील्ड बना रहा है, ये भी तो चार्ज ही है, ये भी तो अपना फील्ड बनाएगा, ये इसकी फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो ये इतना स्मॉल होना चाहिए इसके कंपैरिजन में कि ये इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अदरवाइज होगा क्या कि हमने ये फील्ड टेस्ट करने के लिए यहाँ पर चार्ज रखा, लेकिन इसी ने इसकी फील्ड बदल दी और फिर हम कुछ और फील्ड टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि 2 चार्जेस जब आएंगे तो फील्ड्स चेंज होती है, वो कैसे होती है हमारा आगे का टॉपिक है। तो पॉइंट चार्ज के केस में हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज रख दिया हमने, एक पॉइंट चार्ज रख दिया छोटा सा, इसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, ये निग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। एंड नाउ लेट अस फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी एंड वी हैव टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी। कितना? अच्छा, फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों भाई? द फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ देखो मैंने वेक्टर लिखा हुआ है, डायरेक्शन के हिसाब से फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर लेफ्ट साइड में वेक्टर क्यों है? क्योंकि राइट साइड में वेक्टर है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय चार्ज विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज अ वेक्टर। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ही रहता है, तो ये वेक्टर है, एंड दैट्स वाई दिस इज वेक्टर। तो ये भी वेक्टर होना ही चाहिए, है ना, लॉजिक से। और मैंने मीनिंग तो बताई ही है, उसके हिसाब से भी वो वेक्टर होनी चाहिए। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। सो लेट अस फाइंड फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस पे फोर्स, ये प्लस है, ये प्लस है, ये फोर्स आ जाएगा। लेट अस फाइंड फोर्स एफ बार। लेट अस से दिस डायरेक्शन, ये डिस्टेंस आर है, सो दिस डायरेक्शन इज आर कैप, राइट साइड में आर कैप लेते हैं इसको। सो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सारा सिस्टम हमने फ्री स्पेस में रखा है, मीडियम कुछ नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू पहला चार्ज, क्यू नॉट दूसरा चार्ज, अपॉन दोनों की मैग्नीट्यूड है याद रखना, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर जो भी होगा, इस तरफ यूनिट वेक्टर हमने आर कैप लिया है। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड देन? फोर्स, बाय डेफिनेशन इट इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। सो इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्यू नॉट कट हो जाएगा, या फिर टेक दिस क्यू नॉट ऑन दिस साइड, तो क्या मिल जाएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आर कैप कौन सी डायरेक्शन है? अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो आपको यहाँ माइनस क्यू डालना पड़ता। क्यों? नेगेटिव चार्ज के केस में ये नेगेटिव है। लेट अस ड्रॉ अनदर डायग्राम। हमारा क्यू जो है वो नेगेटिव है, क्यू नॉट तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही है। सेम डिस्टेंस आर पे रख दिया। अब फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ये इस पे फोर्स किस तरफ? अट्रैक्टिव है रिपल्सिव? अट्रैक्टिव फोर्स है, ये माइनस ये प्लस, अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स अगर इस तरफ है तो फील्ड भी उसी तरफ। तो फील्ड का डायरेक्शन आर कैप, तो मैंने ये वाली डायरेक्शन डिफाइन किया था, दिस इज आर कैप डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस फील्ड आ जाएगी। सो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये वाला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू की जगह माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। माइनस का मतलब हो गया माइनस आर कैप है, मतलब वेक्टर इस तरफ है, आर कैप तो यही डायरेक्शन मैंने डिफाइन किया, सो माइनस आर कैप इज दिस डायरेक्शन। सो टूवर्ड्स चार्ज फील्ड होगा। लेट अस ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कैसी होगी, दूर जाती हुई, ठीक है। फील्ड लाइन ऐसी होगी, आपके बुक में दिया है पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड लाइन है क्या, देखो जरा। दिस इज फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज, पेज नंबर 196 पे मिला, ऊपर राइट साइड में फिगर है, देखो पेज 196, 10.9 फिगर है पॉजिटिव चार्ज का। अब नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन बताओ, टुवर्ड्स चार्ज, है ना। इस तरह की जो फील्ड होती है इनको हम लोग रेडियल फील्ड बोलते हैं। दिस फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। रेडियल मतलब ऐसे सन की तरह, स्टार हम लोग सन जैसे बनाते थे ना स्कूल में, उस तरह की, एक तो बाहर जा रही है या तो टूवर्ड सेंटर आ रही है, तो दिस काइंड ऑफ फील्ड आर कॉल्ड रेडियल फील्ड। ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। रेडियल क्यों, क्योंकि ये ऐसे सर्कल के रेडियस जैसी आ रही है ना। आप कहीं पे भी सर्कल या स्फीयर बना सकते हो, तो इस तरह की फील्ड है। दिस फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी और देखो क्या बोला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने डिफाइन कर दिया, पॉइंट चार्ज के लिए कितनी है वो भी निकाल लिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन बता सकते हो, यूनिट्स क्या होंगे, यहाँ देख लो। इसका यूनिट न्यूटन, इसका कूलॉम, न्यूटन डिवाइड बाय कूलॉम हो गया यूनिट, न्यूटन पर कूलॉम। एक और यूनिट है, एक और यूनिट है, लिख देता हूँ, बाद में डिफाइन करेंगे। एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यहाँ से नहीं आता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, तो वहाँ से वो यूनिट आता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फिलहाल आप याद रख लो। नाउ लेट अस फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ चार्ज। फोर्स के डायमेंशन बताओ, L1 M1 T माइनस टू। T माइनस जीरो कैसे है, भूल गए, MLT माइनस टू। डायमेंशन क्या है, MLT माइनस टू। चार्ज का डायमेंशन याद है किसी को, चार्ज के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, करंट इंटू टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट का हो गया I1, टाइम का हो गया T1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या आ जाता है, M L -1 T -3 I माइनस वन, T माइनस कितना हो रहा है, -1 माइनस थ्री हो रहा है, सॉरी, -3 I -1 -2 -1, हाँ। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। आपको एग्जाम में पूछ लेंगे स्टेट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल सकते हो इजीली। लिख लो सब कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला आया, 1/4πε0 Q अपॉन R² R कैप, ये फॉर्मूला है ना। दोन चार्ज नहीं, याच्यात एकच चार्ज है, ठीक है। Q1 Q2 की जगह सिर्फ Q है अपॉन R²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इफ दिस इज R, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड डिक्रीज होगी, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये थोड़ा करेक्ट बना देते हैं ग्राफ को, परफेक्ट नहीं है। द फील्ड विल फॉल लाइक दिस। ऐसे ऑलमोस्ट कुछ तो ऐसा ही, ऐसी कुछ तो फील्ड है, फॉल होगी। एग्जैक्ट डायग्राम आपके बुक में दिया है, पेज नंबर क्या है वो 196 पे, फिगर 10.8। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² फॉर अ पॉइंट चार्ज।
पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एंड फोर्स भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही है, तो फोर्स का भी सेम डायग्राम आएगा, फील्ड या फोर्स के लिए डायग्राम सेम आएगा, ग्राफ जो है वो सेम आएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड घटेगी, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ 0, तब फील्ड 0। तो फील्ड कहाँ 0 होगी? इन्फिनिटी पे जाके। तो बहुत ज़्यादा दूर जब जाएंगे चार्ज से तब जाके फील्ड 0 होगी, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब दो टाइप के फील्ड, एक होता है यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज सेम एवरीवेयर, सच फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड। डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। फील्ड लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? हमारा जो फैन होता है ना, उसके अंदर एक डब्बी होती है, देखी होगी, दैट डब्बी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, अशी डब्बी असते, सिलेंड्रिकल व्हाइट कलरची असते, जनरली 2 वायर निघतात। सो दिस इज बेसिकली कैपेसिटर। अंदर क्या होता है वो दिखाता हूँ आपको, खोल के देखोगे ना। सो देर आर 2 प्लेट्स इन दिस कैपेसिटर, एक ये एक ये, ऐसे रेक्टेंगुलर 2 प्लेट्स होते हैं। अपना जो कैपेसिटर होता है, ये प्लेट्स की एरिया बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एंड दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हमारा जो ये कैपेसिटर होता है, वो लोग क्या करता है, 2 प्लेट्स के बीच में एक पेपर रखते हैं। देयर शुड बी सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन दिस 2 प्लेट्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग मीडियम, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक, ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो दोनों प्लेट्स के बीच में रखते हैं। सिंस यहाँ पर अपने को 2 बड़ी प्लेट्स चाहिए, बहुत बड़ी, जितनी बड़ी उतना अच्छा, तो इसको क्या करते हैं, दे रोल करके छोटे से डब्बे के अंदर घुसा देते हैं। अदरवाइज इतना बड़ा कैपेसिटर रखना पड़ता है ना फैन के लिए, तो जगह, हाँ, तो भी बहुत बड़ा नहीं है ना, कॉम्पैक्ट करने के लिए उसको रोल करता है ना। खोल के देख सकते हो आप, कुछ डेंजरस नहीं है। निकाल दो उसको, डब्बी खोलो, अंदर दिखेगा आपको। मतलब चेंज कर दो तो वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। कैपेसिटर है ना, और वो एलसी सर्किट है, वो अलग पार्ट है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और फैन कहाँ उल्टा घूमता है? घूमता है क्या उल्टा? कनेक्शन से मतलब चेंज कर देता किए क्या कभी? उल्टा घुमा था क्या? हाँ, तो ठीक है, एलसीआर सर्किट है वो, उसका डिस्कशन हम लोग अभी नहीं करेंगे। वहाँ पर कॉइल आती है और कैपेसिटर, वो सर्किट है, इट्स अ डिफरेंट, हाँ, इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। फिलहाल जो वो कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो ऐसी बनती है, पैरेलल फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसी फील्ड जहाँ पर लाइंस पैरेलल ना हो। ठीक है, ऐसी नहीं, ये डायरेक्शन सेम नहीं होती। हाँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह, हाँ, अनइक्वल होती है। सच फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। और अगर फील्ड ऐसी हो, किसी पॉइंट से दूर जाती हुई या किसी पॉइंट की तरफ आती हुई, तो ऐसी फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम है। क्या स्पेशल नाम है बताओ? दिस काइंड ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। अभी तो बताई थी, रेडियल फील्ड। ठीक है, रेडियल फील्ड इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, इसी कैटेगरी में, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है, स्ट्रेंथ भी दूर जाते वक्त घट रही है, बट इसका कुछ खास पैटर्न है, इसलिए इसको रेडियल फील्ड बोलते हैं। एक तो आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। ठीक है, यही सारा डिस्कशन आपके बुक में किया हुआ है, प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर कैपेसिटर वाला कंसेप्ट बताया है। ठीक है, पोर्शन में तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। ये अभी मैंने जो कैपेसिटर में बताया था, देयर आर 2 प्लेट्स, है ना, 2 मेटल के प्लेट्स रखते हैं। देयर इज सम स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d। एक पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, कैसे लगा सकते हैं? बैटरी कनेक्ट कर दो। एक पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, बैटरी का माइनस कनेक्ट कर दो, ये बन गया कैपेसिटर। ठीक है, और इन दोनों की फील्ड बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट अस इमेजिन मेरे पास एक यहाँ पर चार्ज है Q, छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। फील्ड निकालना है तो टेस्ट चार्ज तो चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक
ये पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरफ से किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड। राइट साइड। सो लेट अस से हमने वो चार्ज को इस पॉइंट पर इस प्लेट के जस्ट बाहर रखा, तो सिंस वो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी प्लेट पॉजिटिव है तो वो उससे दूर जाएगा और नेगेटिव के नज़दीक जाएगा तो वो उस तरफ एक्सेलरेट होगा। दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस सम फोर्स एफ गिवन बाय दैट फॉर्मूला वगैरह जो भी है अपने पास। यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एफ अपॉन क्यू था, ठीक है। सो एफ इक्वल टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो एफ इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एफ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने बस, ठीक है। तो इस पर ऐसा फोर्स लगने वाला है एंड इट हैज़ टू परफॉर्म सम वर्क। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है तो वर्क डन हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पर, डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। अब जब चार्ज दो पॉइंट के बीच में मूव करता है तो हम लोग ये वाला भी वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। ये सुना है क्या कभी, ये नहीं सुना। ये वाला फॉर्मूला सुना है क्या, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। स्कूल में पोटेंशियल का डेफिनेशन था 10th क्लास में। 10th क्लास में पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, इट इज़ वर्क डन बाय द सेल टू मूव चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर से हम लोग W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग VQ। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड W है, मतलब इसी चीज़ में दोनों प्लेट्स के अक्रॉस मैंने जो सेल लगाया उसका पोटेंशियल V है, तो मैं ये लिख सकता हूँ W इक्वल टू VQ। ये चार्ज Q है, इसको यहाँ से यहाँ मूव कराया इस पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये दोनों मैं बराबर कर दूँ तो VQ इक्वल टू क्या आ गया, FD। ये Q उधर शिफ्ट करता तो V इक्वल टू F अपॉन Q और V अपॉन D इक्वल टू F अपॉन Q। ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। क्या लिखा मैंने, VQ। ये दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया तो VQ इक्वल टू क्या आ गया, FD आ गया। और मैंने क्या किया, F के अपॉन में Q ले लिया, ये Q उधर, और V के अपॉन में D ले लिया। F अपॉन Q क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, इसलिए इसका यूनिट आया था वोल्ट पर मीटर। इसी को डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज dV बाई dx इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, x इज डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कई जगह यूज होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अभी। एग्जाम्पल 10.5 देखो, गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग देखा है क्या व्हीकल का, टू व्हीलर के अंदर स्पार्क प्लग होता है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रोड होता है, उनके बीच में स्पार्क जंप करता है। सो कैसे जंप करता है, तो बैटरी के थ्रू वहाँ पर स्पार्क क्रिएट किया जाता है। बैटरी और कॉइल होती है, स्पार्किंग कॉइल। सो दैट हेल्प्स दैट टू क्रिएट द स्पार्क। क्यों ज़रूरत पड़ जाती है स्पार्क की, पेट्रोल को जलाने के लिए चाहिए ना, इंजन स्टार्ट करना है तो जो हमारा इंजन का सिलेंडर होता है, पिस्टन सिलेंडर, तो उसके अंदर, जिसको हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं, इंजन का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर फ्यूल आता है, पेट्रोल एंड एयर, उसका मिक्सचर। उसको जलाना पड़ेगा तब जाके वो इंजन चलेगा, तो उसको जलाने का काम करता है स्पार्क प्लग, ठीक है। सो स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, द गैप इज़ 1.25 मिलीमीटर। तो गैप मतलब हमें ये D दिया है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है। द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप। 20 वोल्ट का पोटेंशियल V लगा दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू V बाई डी। V कितना है अपना 20 और D डिस्टेंस कितना है, 1.25 मिलीमीटर है, उसको मीटर में करो तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ दोनों को डिवाइड करो, आंसर कितना आ रहा है 1.6 into 10⁻²। लुक एट द फील्ड, 10⁻⁴ टाइम्स फील्ड है, सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो उस छोटे से स्पार्क प्लग में इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनती है, 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सफिशिएंट टू आयनाइज द गैसेस मिक्सचर ऑफ फ्यूल कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर, और इसलिए ये इसको इग्नाइट कर सकती है, इसलिए वहाँ पर स्पार्किंग होता है। जब बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो वो स्पार्क क्रिएट कर सकती है, ठीक है। हमारी गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है वो जनरली 12 वोल्ट की बैटरी होती है, और वो जो गैप है वो कम रहता है, सो इट कैन क्रिएट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना।
इग्नाइट म्हणजे जाळणं, इट बर्न्स द फ्यूल, दैट इज कॉल्ड इग्निशन। इग्निशन हमने वर्ड सुना है ना, तो इग्निशन का मतलब होता है जलाना, जो इंजन का फ्यूल जलाना होता है उसको हम लोग इग्निशन बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है। कैन यू टेल वाई अ स्मॉल वोल्टेज कैन प्रोड्यूस रीजनेबली लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड? 20 वोल्ट है फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन पाया? व्हाट कुड बी द रीज़न? देखो ज़रा एक फॉर्मूला तो देखो, V तो स्मॉल है, व्हाट अबाउट D? डिस्टेंस स्मॉल। ज़्यादा है या कम है? देखो कम है, मिलीमीटर में है ना। व्हेन डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इट कैन क्रिएट लार्ज फील्ड। तो छोटे छोटे गैप के अंदर कम वोल्टेज से भी ज़्यादा फील्ड बना सकते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग फील्ड बना सकते हैं, है ना। एंड दैट्स वाई वहाँ पर आप स्पार्क प्लग के अंदर देखो गैप बहुत छोटा रहता है, और कभी कभी वहाँ पर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिससे क्या होता है दैट कंडक्टर बिकम्स नॉन कंडक्टर, है ना। कार्बन जमा होने से वो नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, एंड दैट रिड्यूसेस द फील्ड स्ट्रेंथ को कम करता है वो। म्हणजे गॅप वाढला तर मग फील्ड कमी होईल ना? हां, गॅप वाढला तरी कमी होईल आणि तिथे कचरा जमा झाला तरी फील्ड वीक होणार आणि स्पार्किंग नहीं होणार। तो ओल्ड व्हीकल्स जो होते हैं वो ठंडी में जल्दी चालू नहीं होते, तो वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाता है कार्बन, और वो सारा जो कचरा है दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग को आप निकाल के उसको पॉलिश पेपर से क्लीन कर दोगे, वापस लगा दोगे, तो व्हीकल वापस से अच्छे से चलने लगेगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं व्हीकल ना स्टार्ट होने के, एयर फिल्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बट ठीक है वो इंजीनियरिंग का पार्ट है, अपना पार्ट नहीं है। तो ये एक रीज़न हो सकता है स्पार्क प्लग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सो दैट देयर शुड बी स्पार्क जंपिंग बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, ठीक है, तब जाके वो फ्यूल जलता है। इंटरेस्टिंग। अब देखो एग्जाम्पल 10.6 है, ये आप करो घर पे। एग्जाम्पल 10.6 फील्ड निकालना है, फोर्स का जो वेक्टर वाले फॉर्मूला है वैसे ही निकालना है। सो एग्जाम्पल 10.6 10.7 होमवर्क दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। पेज 198 पे आ जाओ, पेज 198। वहाँ पर देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं और फील्ड की प्रॉपर्टी बताई है। तो थियरी टॉपिक है, हम लोग पढ़ लेते हैं बुक से क्या बोला है। फील्ड के बारे में वैसे ही मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे ही दिया है, व्हाट आर फील्ड्स। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये रियल लाइंस है या इमेजिनरी लाइंस है? दिस आर इमेजिनरी लाइंस, हमने बनाई है, वहाँ पर थी लेकिन उसको देख नहीं सकते तो हमने अपनी लाइंस बना दी, ड्राइंग तो करना पड़ेगा। सो माइकल फैराडे ने ये इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अ कर्व सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। सपोज किसी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो, ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट तो समझता है। दिस टेंजेंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर टेंजेंट बना दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ टेंजेंट बना दो, ये फील्ड का डायरेक्शन। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। ऐसी लाइन्स बनाई। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स, जहाँ पर फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, क्राउडेड होगी, वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। पॉइंट चार्ज के केस में उसके नज़दीक फील्ड काफ़ी क्राउडेड है, दूर जाओगे तो फील्ड दूर जाती है। मतलब जिस पॉइंट पे फील्ड नज़दीक है, फील्ड लाइन्स नज़दीक है, वहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड, जहाँ फील्ड लाइन्स दूर जा रही है वहाँ पर वीकर फील्ड। सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। यहाँ पर देखो 10.12 फिगर नंबर, ऐसा फिगर है कुछ तो। यहाँ पर क्राउडेड है, यहाँ पर सेम एरिया में से लेट अस इमेजिन अ पर्टिकुलर साइज ऑफ एरिया, ऐसा इमेजिन कर लो। यहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइन्स जा रही है उसी एरिया में से, और यहाँ से कम फील्ड लाइन्स जा रही है, तो यहाँ वीकर फील्ड, यहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड। क्राउड जितना ज़्यादा फील्ड का थ्रू गिवन एरिया, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट, एरिया वेक्टर और फील्ड स्ट्रेंथ का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि कितना फ्लक्स होगा। फ्लक्स मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी, जितना फ्लक्स ज़्यादा उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इज मोर, द फील्ड इज मोर। यहाँ पर देखो फ्लक्स ज़्यादा है
नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है, फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर लाइंस कम है, फील्ड इज वीकर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ खास प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। याद करो ये वाला डायग्राम, प्लस चार्ज से निकलती है ऐसे बाहर, है ना। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लस चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। डोर बंद करो। फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। लाइन्स ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्यों? लेट अस इंटरसेक्ट लाइन ऑफ फोर्स। ये एक लाइन ऑफ फोर्स, ये दूसरी लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ इंटरसेक्ट कर गई तो मतलब क्या हुआ? टेंजेंट टू दिस लाइन एंड टेंजेंट टू दिस लाइन विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रख दूँ तो उसने एक ही वक्त इधर भी जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। रेस्ट पे रख दो तो वो फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज रख दो एट रेस्ट, it will accelerate at this direction as well as it will get accelerated at this direction simultaneously। एक ही चार्ज दो तरफ जा सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैनॉट हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ यूनिक डायरेक्शन। यूनिक मतलब एक ही डायरेक्शन हो सकती है, कुछ तो डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। ऐसे कुछ भी डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती। और साइमल्टेनियसली नहीं वेक्टर एडिशन इथे नहीं करता है। तेच तर सांगतोय, वेक्टर एडिशन जरी केलं मॅथमॅटिकली इट इज़ ओके, मैथमेटिकली इट इज़ फाइन। व्हाट अबाउट रियल वर्ल्ड? रियल फिजिकल बात करेंगे तो यहाँ पर चार्ज को दोनों जगह पे चलना पड़ेगा। मैं अकेला चार्ज हूँ, मैं दोनों तरफ एक ही साथ जा रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? नहीं, लॉजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट्स वाई द फील्ड शुड हैव यूनिक डायरेक्शन एंड दैट्स वाई द फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, है ना। मैथमेटिकली आप कर सकते हैं ये वेक्टर है ऐड कर दो, रिजल्ट ही निकल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इन रियलिटी ऐसा नहीं कर सकते। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। उसके बाद क्या है? द लाइन ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट कंडक्टर नॉर्मली। अगर कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेटल की प्लेट ले लूँ, मेटल की प्लेट है कैपेसिटर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये इससे बाहर निकलेगी। और कैसे निकल रही है देखो, दिस एंगल इज 90, टर्मिनेट नॉर्मली, मतलब नॉर्मली निकलेगी बाहर। नेगेटिव प्लेट होगी तो नॉर्मली अंदर जाएगी। इफ दिस इज नेगेटिव प्लेट तो ये नॉर्मली अंदर जा रही है। ये खास बात है, हमेशा नॉर्मल रहेगी कंडक्टर को। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, अंदर से पास नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इफ़ आई हैव यूनिफॉर्म फील्ड लाइक दिस, यूनिफॉर्म फील्ड है और उसके बीच में मैंने एक मेटल स्फीयर रख दिया ऐसा। सो ये लाइन जो सीधी जा रही थी ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। कोई लाइन बीच में से जा रही होगी तो ये ऐसे साइड से निकलेगी। मेटल के अंदर से नहीं जा सकती। लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू द मेटल। ऐसे टर्मिनेट हो सकती है लेकिन उसके आर पार नहीं जा सकती, साइड से निकल जाएगी। ठीक है, इसका डायग्राम नहीं दिया, ये वाला डायग्राम नहीं है बुक में। उसके बाद देखो क्या हो गया, बट दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर से क्रॉस करके जा सकती है। क्यों जाती है उसके पीछे का कॉम्प्लेक्स फिजिक्स है, 12th में पढ़ाऊंगा सारा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइन्स मतलब कि फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिलेगा। तो इससे ये फॉर्मूला बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डेरिवेटिव फॉर्म में लिख, डी फाई बाई डी ए डेरिवेटिव फॉर्म में दिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया इज फील्ड। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू गिवन एरिया, तो उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ठीक है, यही दिया है अपने को। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये सरफेस है, फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो इसमें से जाने वाली नंबर ऑफ लाइन्स विच इज फ्लक्स, डिवाइड इट बाय एरिया, यू विल गेट द फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड। कहाँ पर क्राउडेड होती है? वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर और वीकर। स्ट्रॉन्गर फील्ड की जगह क्राउडेड है।
फील्ड्स आर वाइडली सेपरेटेड वेयर द फील्ड इज स्ट्रेंथ इंटेंसिटी इज स्मॉल, इंटेंसिटी स्मॉल है, फील्ड लाइन्स दूर है। लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो लाइन्स कैसी, पैरेलल। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है, एग्जाम में पूछता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये आपका पॉइंट्स 10 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। अगर 2 मार्क के लिए आता है तो 4 पॉइंट लिखो, हाफ मार्क का 1 पॉइंट है। जितने मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा उतने पॉइंट्स लिखो, एक हाथ ज़्यादा लिख लो। अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं। पहला डायग्राम देखो 10.13 में, पहला डायग्राम फिगर है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइन ऑफ फोर्स कैसी आती है, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव होगा तो दूसरी डायग्राम देखो, इनवर्ट्स। प्लस और माइनस चार्ज होगा तो देखो कितना मस्त पैटर्न बन रहा है ना। प्लस और माइनस होगा तो ऐसा पैटर्न बनता है, ऐसा डिज़ाइन जैसा। अगर प्लस और प्लस होगा या माइनस और माइनस होगा तो देखो कैसा बन रहा है पैटर्न। लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से नहीं जा रही है ना, उस पर ख़त्म हो गई। कोई अगर एक लाइन ऐसी है नॉर्मली आ गई, यहाँ ख़त्म हो जाएगी, पास नहीं कर सकती, ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एट अ पॉइंट ए एंड लेस एट पॉइंट बी। देखो वहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया है। जहाँ पर क्राउडेड लाइन है वहाँ फील्ड ज़्यादा, और दूर लाइन है वहाँ पर फील्ड कम। ठीक है, फ्लक्स, हाँ बोलो। अपोजिट चार्जेस चार्जेस करता लाइन इंटरसेक्ट होता है ना, कुठे हो, इंटरसेक्ट नहीं होते। ऑपोजिट चार्ज कैसे है मैं बताता हूँ। मीट भी नहीं हो रहा है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ से लाइन निकली, यहाँ ख़त्म हो गई। कहाँ इंटरसेक्ट हुई, नहीं हुई। 2 अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन बनी। दीज आर नॉट 2 डिफरेंट लाइन्स। एक प्लस से इधर निकली, जो ऐसी जा रही थी, ये माइनस की वजह से ये कर्व हो गई। बिकॉज ऑफ चार्जेस लाइन का शेप चेंज हुआ। लाइन एक की 2 या 2 की 1 नहीं हुई है, इंटरसेक्ट नहीं हुई है। दूसरी लाइन को ये ऐसी है, ऐसे जा रही है प्लस से माइनस। तीसरी लाइन ऐसी जा रही है, चौथी ऐसी जा रही है। जो लाइन यहाँ पर थी जो सीधी जानी चाहिए थी वो ऐसे बेंड हो गई, इधर वाली सीधी जाएगी, इधर वाली बेंड हो जाएगी, इधर वाली और बेंड हो जाएगी। ये ऐसे दूर से जाके भी मिलेगी। यहाँ पर पे भी लाइन ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, तो बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस ये लाइन का शेप चेंज हो गया। जो सीधी वाली है वो सीधी जाएगी, बाकी लाइंस का शेप चेंज हो गया, एरो अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हाँ यहाँ से निकली वहाँ ख़त्म। ठीक है।